हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। मेरा नाम है मुकेश यादव और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विद यादव। तो दोस्तों, आखिरकार 2026 का सबसे पहला आईपीओ आने जा रहा है और आईपीओ का नाम है बीसीसीएल, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। और बीसीसीएल कंपनी ने अपनी आरएचपी फाइल कर दी है 2 जनवरी को। और दोस्तों, आरएचपी फाइल करने का मतलब यह होता है कि यह कंपनी यह आईपीओ अब कभी भी ला सकती है। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि इस कंपनी का शेयर होल्डर कोटा भी है। ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि बीसीसीएल कंपनी जो कि शेयर होल्डर कोटा भी लेके आ रही है, तो इसमें कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इसमें शेयर होल्डर कोटे में कौन एलिजिबल है। तो हम आपको बता दें कि इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है जो कि पहले ही शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। कंपनी का नाम है कोल इंडिया। तो अगर बीसीसीएल कंपनी में शेयर होल्डर कोटा में शामिल होना है तो हमारे पास कोल इंडिया लिमिटेड का एक शेयर हमारे पास होना चाहिए। चूंकि इस कंपनी ने अपनी आरएचपी फाइल की है 2 जनवरी को, तो हमारे जो डीमेट अकाउंट में है वो शेयर 2 तारीख तक होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी का एक शेयर 1 तारीख को बाय किया है, तो क्या है कि वो 2 तारीख तक हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा और हम एलिजिबल रहेंगे। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या हमने 2 तारीख को अगर इसका शेयर खरीदा है तो क्या हम एलिजिबल होंगे। तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 2 तारीख को इस कंपनी का शेयर लेते हो तो ये जो डीमेट में आने का समय होता है वो नेक्स्ट डे होता है और वो फिर मंडे को रहेगा। तो जिन्होंने 2 तारीख को ये शेयर लिया है तो वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे। जिन्होंने एक को लिया है तो उनकी एंट्री हो जाएगी। उससे पहले अगर लिया हुआ है तो वो तो ऑलरेडी वैसे ही एलिजिबल है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे शेयर लेने होते हैं, एक शेयर भी अगर हमने ले लिया है तो बिल्कुल। तो हमने ये जान लिया कि शेयर होल्डर में कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। और अब बात ये आती है कि शेयर होल्डर अगर हम हैं तो इसमें हमारा क्या फायदा रहेगा। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि किसी के पास अगर एक अकाउंट है या 2 अकाउंट है और वो चाहता है कि और भी अकाउंट में वो अप्लाई कर पाए, तो शेयर होल्डर का सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि वो जो रिटेल कैटेगरी में पहले अप्लाई कर रहा था उसमें तो कर ही सकता है, साथ ही शेयर होल्डर कोटा में भी वो अप्लाई कर पाएगा। यानी कि जिसके पास एक अकाउंट है वो 2 बार अप्लाई कर पाएगा। और दोस्तों, नॉर्मली होता ये है कि जितना भी इश्यू साइज कंपनी लेके आती है उसका मैक्सिमम 10% या मान लो 5% जो हिस्सेदारी है होती है वो शेयर होल्डर के लिए होती है। तो उसमें भी हमें फायदा रहेगा। बात करते हैं कि आखिर ये आईपीओ किस डेट से लेकर किस डेट तक के लिए आ रहा है। अभी कंफर्म इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं आई है, लेकिन आरएचपी के अकॉर्डिंग ये जानकारी है कि इसकी डेट 9 तारीख से ये ओपन होगा और 13 तारीख को ये आईपीओ क्लोज होगा। और इसकी एंकर लिस्ट एक दिन पहले 8 को हमको प्राप्त हो जाएगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इसकी लिस्टिंग डेट अंदाजन अभी कंफर्म नहीं है, अंदाजन है वो 16 तारीख को होगी, 16 जनवरी। और ये आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल, यानी इसकी जो पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, ये अपने शेयर सेल करेगी। 46.57 करोड़ शेयर ये सेल कर। अब बात आती है कि आखिरकार इसका इश्यू साइज कितना होगा। तो अभी जो सुनने में आ रहा है और जो आरएसपी के अकॉर्डिंग लग रहा है कि इसका इश्यू साइज लगभग 1100 से लेके 1300 करोड़ तक होगा। बात करते हैं प्राइस की कि आखिरकार प्राइस क्या है। तो अभी कंफर्म नहीं है कि प्राइस क्या है, लेकिन इसके इश्यू साइज के अकॉर्डिंग जो कि 1100 से लेकर 1300 करोड़ तक है, उसके अनुसार जो प्राइस बताया जा रहा है वो लगभग ऐसा है कि 22 से लेकर 23 रुपए या फिर 28 से लेकर 30 रुपए इसके बीच में रहने का अनुमान है। अभी ये कंफर्म नहीं है। तो आप मान के चलिए कि ये मंडे यानी कि 5 जनवरी तक ये कंफर्म हो जाएगा कि इसकी प्राइस क्या है। इसका रिटेल का पोर्शन रहने वाला है 35%। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी कार्य क्या करती है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ये फर्स्ट पोजीशन पे है कुकिंग मैन्युफैक्चरर में, स्टील मैन्युफैक्चरर में। इसमें क्या होता है कि आप यूँ मान के चलो कि पूरे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है कुकिंग कोल की, उसका लगभग 58% अकेले यही कवर करती है, सेल करती है। यूँ मान के चलो कि आप जैसे 100% कुकिंग कोल सेल होता है तो उसमें से 58 से भी ज़्यादा हिस्सेदारी इस कंपनी की है। तो ये अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। एक तो ये। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार इस कंपनी के बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये अपने सेक्टर में फर्स्ट है, सबसे आगे है। क्योंकि मान के चलो कि पूरे इंडिया में इसकी अगर 58% हिस्सेदारी है तो इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। दूसरी बात, जो इश्यू साइज आने वाला है वो भी 1100 से लेकर 1300 करोड़ के बीच में आने वाला है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और आगे देखें तो इसका जो प्राइस बैंड है वो अनुमानित है कि 22 से 23 या फिर 28 से 30 इसके बीच में रहे, तो ये भी एक अट्रैक्टिव प्राइस बैंड। और ज़्यादा डिटेल के लिए हम एक रिव्यू वीडियो अलग से लेके आएंगे।
और अब हम बात करते हैं सबसे मुख्य बात कि आखिरकार इस आईपीओ में अप्लाई करने के बाद हमको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, मतलब जीएमपी की। सबसे ज़्यादातर लोग यही उम्मीद करते हैं कि इससे फ़ायदा होगा, कितने जीएमपी चल रहे हैं ताकि हम इसमें अप्लाई कर पाएँ। तो फिर बता दूँ कि जीएमपी सिर्फ़ एक अंदाज़ा है, फ़िक्स नहीं है कि जैसे मार्केट में अभी जितनी भी जीएमपी दिखा रही है तो उतना हमको फ़ायदा हो जाएगा। ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा है, इससे नीचे भी रह सकता है और इससे प्लस भी हो सकता है। अभी जो फ़िलहाल जीएमपी चल रही है, वो चल रही है 12 से 13 रुपए, यानी कि 56% के लगभग। बाकी अभी तक प्राइस बैंड फिक्स नहीं हुआ है, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि इसकी जीएमपी कितना होगा, कितना नहीं, क्योंकि जैसे इश्यू साइज़ कंफर्म होता है और प्राइस बैंड फिक्स होता है, उसके बाद सही से ये जीएमपी निकल के आ पाएगी। तो ये तो बात हो गई बीसीसी इसकी डिटेल के बारे में। इसका रिव्यू वीडियो हम बाद में लेके आएँगे जब प्राइस बैंड और इश्यू साइज़ कंफर्म हो जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है, तो मुझे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।